दोस्तों सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। जबकि बाज़ार में आज हमने तेज़ी देखी है, तो इसका उलट हुआ है सुज़लॉन में। और सिर्फ सुज़लॉन में नहीं, सभी के सभी मिड कैप, स्मॉल कैप शेयरों में भारी भरकम गिरावट हुई। तो इसके पीछे क्या वजह है? क्यों ऐसा हुआ जब बाज़ार अच्छा खासा तेज़ था? समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सुज़लॉन एनर्जी ने अपने क्वार्टर 3 की तैयारी कर ली है, इसकी डेट हमारे सामने आ चुकी है। कब रिजल्ट है और क्या रिजल्ट की संभावना बनेगी, उसको समझने की कोशिश करेंगे। आखिर सुज़लॉन एनर्जी की परफॉर्मेंस कैसी रही है दूसरी पेयर कंपनियों की तुलना में, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। और सुज़लॉन एनर्जी जो अपने सेक्टर की लीडर कंपनी है, लेकिन प्राइस बहुत नीचे आ गई है। इस समय जो स्टॉक है वो 56-55 के आसपास आ गया है और वहाँ से लगातार टूट भी रहा है। लेकिन एक समय जो स्टॉक देख सकते हो सुज़लॉन एनर्जी का, जो स्टॉक हमें 86 तक जाता हुआ दिखाई दिया था और लग रहा था कि 100 को टच करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टॉक फिर से 50 की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। भारी भरकम लॉस हो रहा है। क्या है आगे की संभावना? लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात कर ले। आज BSE सेंसेक्स 76,404 के स्तर पे क्लोजिंग दी है, 566 पॉइंट की ज़बरदस्त तेजी के साथ, यानी 0.75% दौड़ा BSE सेंसेक्स। इंट्राडे में आप देख सकते हो कि यह 75,816 के आसपास था। वहाँ से हिसाब से देखें तो 600 पॉइंट की तेज़ी बनी है निचले लेवल से। परंतु उसके बावजूद भी सुज़लॉन का शेयर गिरा, क्योंकि आज ये तेज़ी सिर्फ बड़े इंडेक्स पे थी, सेंसेक्स बेस्ड थी और कहीं पर कोई तेज़ी नहीं थी। यहाँ तक कि निफ्टी एनर्जी भी ज़बरदस्त गिरा। आज 33,805 के स्तर पे आ गया निफ्टी एनर्जी। 503 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट थी, यानी 1.47% गिरा निफ्टी एनर्जी। 1.5% के आसपास की बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो ये पूरे की पूरे बाजार आज गिरावट के लपेट में आ गया है। सिर्फ एक IT सेक्टर दौड़ा, उस IT सेक्टर ने माहौल जो था बाजार का पॉजिटिव बनाया। बाकी ओवरऑल बाजार में गिरावट का माहौल था और इसी वजह से सुज़लॉन का शेयर भी नीचे आ गया। तो देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई 57.43 पर, जो कल की क्लोजिंग थी। इंट्राडे में 57.84 का हाई भी बना, यानी लग रहा था कि कुछ बाजार में तेज़ी बनेगी, स्टॉक जाएगा आगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाजार में एक तरफा गिरावट का माहौल शुरू हुआ और 54.55 का इसने लो बनाया और देख सकते हो कि लोअर सर्किट लगा, लेकिन अंत में सर्किट खुला। 55 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली, लेकिन गिरावट बड़ी थी। 4.23% की बड़ी गिरावट देखने को मिली। स्टॉक 55 के आसपास आ गया। अब ये देख सकते हो आप, स्टॉक 8 जनवरी के आसपास स्टॉक की जो प्राइस थी वो 61 के आसपास थी, काफ़ी बेहतर दिख रहा था। उसके बाद देख सकते हो कि 8 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक लगातार गिरावट हुई। 4 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक आ गया 54 के आसपास। 2 दिन की इसमें तेज़ी बनी 14 और 15 जनवरी को, जिसकी वजह से स्टॉक एक बार फिर से 59 को क्रॉस किया और लग रहा था कि अभी स्टॉक यहाँ से बेहतर करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 16 और 17 जनवरी को फिर गिरावट हुई, स्टॉक आ गया 56 के आसपास। एक दिन की तेज़ी बनी 20 जनवरी की, स्टॉक एक बार फिर 58 के आसपास पहुंच गया, लेकिन उसके बाद लगातार गिरावट हुई 2 ट्रेडिंग सेशन में और स्टॉक आ गया 55 के आसपास और एक नया लो बना दिया। अब आप देख सकते हो ये पिछले कई दिनों के बाद गिरावट का दौर जारी है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 5 सालों में इसने 2061% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, यानी जिसने 5 साल पहले निवेश किया होगा उसको तो अभी भी बहुत ही बेहतर रिटर्न मिल रहा है। पिछले 3 साल की बात करें तो 373% का रिटर्न अभी भी मिल रहा है। पिछले 1 साल के हिसाब से जो तेज़ी बन रही है वो 31.87% की पॉजिटिव तेज़ी है, यानी साल भर पहले निवेश किया होगा वो अभी तक फ़ायदे में है। लेकिन जिसने पिछले 3 महीनों में निवेश किया उसको हो गया नुकसान। करीब 19.60% निगेटिव रिटर्न दे रहा है स्टॉक, यानी 3 महीनों में जिसका भी इन्वेस्टमेंट है उसको लॉस हो रहा है इस समय। पिछले 1 महीने की बात करें तो 14.05% का निगेटिव रिटर्न दिया है स्टॉक ने और वन डे के हिसाब से 4% की गिरावट है, यानी पिछले 2-3 महीनों में स्टॉक लगातार निगेटिव रिटर्न दे रहा है। तो आखिर वो खबर आ गई है जिसका हमें इंतजार था, यानी क्वार्टर 3 की डेट। तो कंपनी ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होगी। यह मंगलवार 28 जनवरी 2025 को होगी, जिसके अंदर कंपनी अपना क्वार्टर 3 का रिजल्ट डिस्कस करेगी और साथ में 9 महीने के रिजल्ट भी इसी के साथ में डिस्कस किया जाएगा। यानी डेट आखिर हमारे सामने आ चुकी है। 28 जनवरी मंगलवार आपको याद रखना है। और कंपनी की तरफ से कोड ऑफ कंडक्ट के तहत जो देख सकते हो इनसाइड ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो 1 जनवरी से क्लोज हो चुकी है। वो ट्रेडिंग विंडो अब खुल जाएगी। आप देख सकते हो कि यहाँ पे 30 जनवरी को, यानी गुरुवार के दिन इसकी ट्रेडिंग विंडो खुल जाएगी।
तो जो बोर्ड के मेंबर्स हैं या फिर प्रमोटर ग्रुप से जो है या फिर कंपनी के एम्प्लॉयज, सबके लिए ट्रेडिंग कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है। कोई भी ट्रेडिंग नहीं कर सकता है। जो अब ये ट्रेडिंग विंडो खुल जाएगी गुरुवार से 30 जनवरी से वो नॉर्मल ट्रेडिंग कर पाएंगे। इनसाइड ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो खुल जाएगी। तो ये देख सकते हो डेट आ गई हमारे सामने। अब देख सकते हो कि रिजल्ट का क्या संभावना बन रही है, कैसा रिजल्ट रह सकता है। पिछले 2 रिजल्ट को एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। बात कर लेते हैं पहले टोटल इनकम की। तो जून 2024 में कंपनी की 2044.35 करोड़ की टोटल इनकम थी और सितंबर 2024 में बढ़ के ये 2121.23 करोड़ तक पहुंची। तो इनकम में वृद्धि हुई। टीआई ग्रोथ देखें तो 7.39% डाउन था जून क्वार्टर में, जो सितंबर क्वार्टर में 3.76% अप हुआ। टोटल खर्च की बात कर ले तो 1697.35 करोड़ का खर्च था जून क्वार्टर में, जो सितंबर में बढ़ के 1863.62 करोड़ के आसपास पहुंच गया। तो जैसे कंपनी की इनकम बढ़ी उसी हिसाब से खर्च भी बढ़ा। टीई ग्रोथ की बात कर ले तो 11.15% डाउन था जून क्वार्टर में और सितंबर में 9.80% अप हुआ। बात करें एबिटाडा की तो 347 करोड़ रुपीज़ का एबिटाडा जून 2024 में, जो सितंबर में घट के 257.61 करोड़ के आसपास आया। एबिटाडा ग्रोथ की बात करें तो 16.76 का परसेंटेज था जून क्वार्टर में, सितंबर क्वार्टर में 25.76% डाउन हुआ। पीएटी यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें 302.29 करोड़ का बताया था जून क्वार्टर में, सितंबर में घट के 200 करोड़ के आसपास आया। तो प्रॉफिट कंपनी का कम हुआ है पिछले 2 क्वार्टर में, लेकिन इसको अगर हम ईयर ऑन बेसिस पे देखें तो आपको प्रॉफिट डबल होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि पिछले 1 साल पहले 100 करोड़ का प्रॉफिट था कंपनी को। पीएटी ग्रोथ देखें तो 18.96% अप था जून क्वार्टर में, सितंबर में 33.77% डाउन हुआ। एबिटाडा मार्जिन देखें तो 16.97% रहा था जून क्वार्टर में, जो सितंबर में देख सकते हो कि 12.14% हुआ। नेट प्रॉफिट मार्जिन 14.79% था जून क्वार्टर में, जो सितंबर में 9.44% के आसपास रहा। बेसिक ईपीएस की बात कर ले तो 0.22 रुपीज़ था जून क्वार्टर में, जो सितंबर में बढ़ के 0.15 रुपीज़ के आसपास आया। तो कंपनी का रिजल्ट ठीक ठाक था। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यह इंडिया रेटिंग की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई है। तो यहाँ पे इंडिया रेटिंग का कहना है कि अब जो आने वाले इसमें जो टेंडर्स जारी होंगे रिन्यूएबल एनर्जी के, उसके साथ में स्टोरेज के टेंडर भी जारी किए जाएंगे, क्योंकि अब सबसे जो बड़ी यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, एनर्जी तो बन जाती है, चाहे वो सोलर से हो या विंड से, उसको स्टोर नहीं होता है तो उसकी वजह से वो वेस्ट हो जाती है। अब स्टोरेज की यहाँ पे सुविधा बनाई जाएगी। उसके लिए सरकार कुछ नियम में बदलाव करेगी। हो सकता है इस बजट में ऐलान हो कि स्टोरेज भी हर टेंडर के साथ जारी करने जरूरी होंगे। तो इस समय देखो इंडिया रेटिंग की अंदाजा है कि जो इस साल फाइनेंस 2024-25 के दौरान अगर देखें तो इंस्टॉल कैपेसिटी 25 गीगावाट से 28 गीगावाट तक हो सकती है। 18.8 गीगावाट ऑलरेडी 9 महीने में इंस्टॉल कैपेसिटी पा ली है। अब 3 महीने में ये 28 गीगावाट तक जाने की संभावना बन रही है। दिसंबर 2024 तक तो ये हमारे सामने आंकड़े आ चुके हैं। तो इसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो सोलर एनर्जी का है। तो यहाँ पे इंडिया रेटिंग का अनुमान है कि आने वाले समय में यानी 2030 तक 55 से 60% जो योगदान होगा बिजली में, वो जनरेशन कैपेसिटी वो रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से होगा। यानी जो मुख्य जरिया होगा वो रिन्यूएबल एनर्जी होगा और कंट्रीब्यूट होगा वो 35 से 40% होगा, वो परंपरागत ऊर्जा का होगा। फिलहाल इस सेक्टर के लिए प्रॉब्लम कुछ है, जैसे लैंड एक्विजिशन हो गई, कनेक्टिविटी है या फिर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये प्रॉब्लम है जिसका निपटारा जल्दी ही सरकार को करना होगा। 2030 तक सरकार का गोल अगर अचीव करना है तो 50 गीगावाट की कैपेसिटी हर साल पानी होगी और इसके लिए सरकार को कुछ और ठोस कदम उठाने होंगे। तो अभी फिलहाल 174 गीगावाट के जो ऑर्डर है वो पाइपलाइन में है सितंबर 2024 तक, जो आने वाले समय कंप्लीट होंगे। ऑल इंडिया पावर जनरेशन कैपेसिटी 457 गीगावाट तक पहुंच चुके हैं नवंबर 2024 के हिसाब से, जिसमें 45% यानी 205 गीगावाट का जो योगदान है वो रिन्यूएबल एनर्जी का है और आने वाले समय ये मार्केट शेयर और बढ़ेगा और इसके लिए स्टोरेज का बड़ा योगदान होगा। आने वाले समय टेंडर जो जारी होंगे स्टोरेज के भी होंगे। तो कुल मिला के काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है, जो ये कह देती है कि जो गिरावट है उसके बाद में एक अच्छी तेज़ी की संभावना बनेगी। बजट के बाद कुछ और पॉजिटिव संभावना बनती हुई दिखाई देगी और रिजल्ट का इंतजार करना होगा। रिजल्ट बेहतर होगा तो सुजलॉन कमाल करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।